इसके बाद अगली कड़ी में है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक p अभाज्य होता है, धनात्मक पूर्णांक हमने कोई भी मान लिया, p अभाज्य कब होता है? यदि p डज नॉट इज इक्वल टू 1, p का मान 1 ना हो तथा p के धनात्मक भाजक केवल एक और p हो। सपोज करो 23 लिया हमने या 11 लिया हमने अभाज्य संख्या, तो उसका क्या गुणनखंड होगा? 1 होगा और स्वयं 11 होगा। वैसे यहाँ पे हमने p को मान लिया, कोई जनरल अभाज्य है, कोई भी अभाज्य हो सकता है, तो p 1 नहीं होना चाहिए। p 1 हो जाएगा तो 1 का 1 ही रहेगा, तो दो फैक्टर नहीं होंगे उसके। p के धनात्मक मानक भाजक केवल 1 और p है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 इत्यादि कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। एक के अतिरिक्त प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक या तो अभाज्य अथवा भाज्य होगा। एक के अलावा या तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? या तो अभाज्य है अथवा भाज्य है। एक नहीं, एक क्या है? ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। एक के अलावा जितने धनात्मक पूर्णांक होंगे वो सब क्या होंगे? भाज्य होंगे और अभाज्य होंगे। यदि कोई दिया गया धनात्मक पूर्णांक एक भाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके गुणनखंडों को गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और प्रत्येक गुणनखंड या तो एक अभाज्य पूर्णांक होगा या एक भाज्य पूर्णांक होगा। सपोज कीजिए आपने 12 लिया, 12 को हमने 12 गुणनखंड किए, 2, 2, 4, 2, 2, 3, तो ये हुए। तो इसमें क्या हुआ? या तो या 4 3 12 हुआ, 4 हुआ, तो 4 जो हुआ क्या हुआ? फिर से भाज्य संख्या हो गई और एक अभाज्य संख्या हो गई। सपोज कीजिए आपने लिया 600 लिया, अब 600 क्या है? भाज्य है, अभाज्य नहीं है। तो 600 क्या है? उसके गुणनखंड 300, 2 से हमने डिवाइड किया तो 300 आया, फिर आया 300, 300 क्या है? फिर भाज्य है, फिर हम उसको करेंगे। इट मीन्स हम जो कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक गुणनखंड या तो अभाज्य पूर्णांक होगा या भाज्य पूर्णांक होगा। यदि कोई गुणनखंड एक भाज्य पूर्णांक है तो उसके आगे भी गुणनखंड किए जा सकते हैं। जैसे 600 लिया था हमने, 600 लिया, 600 के गुणनखंड हमने किए 2 से 300, अब ये भाज्य आया तो फिर से किया 5 से 15, फिर 5 से 3, 3, 1। यानी अगर हमने किया है किसी भाज्य आया, कोई भाज्य पूर्णांक लिया, उसके हमने गुणनखंड किए तो फिर भाज्य मिल गया, तो फिर हमने उसके गुणनखंड आगे हो जाएंगे, फिर भाज्य मिल गया, फिर गुणनखंड हो जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अभाज्य मिल जाएगा आपको, फिर उसके गुणनखंड नहीं होंगे। वही यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक गुणनखंड या तो एक अभाज्य पूर्णांक होगा या भाज्य पूर्णांक होगा। यदि कोई गुणनखंड एक भाज्य पूर्णांक है तो उसके आगे भी गुणनखंड किए जा सकते हैं, और यदि हम बार बार गुणनखंड करते जाएं तो अंततः स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होती हैं। लास्ट में क्या होगा? ये सारी संख्याएं क्या लगेंगी आपको? अभाज्य संख्याएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसी पे एक गुणनखंड वृक्ष जिसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या है? गुणनखंडों की एक श्रृंखला है जो एक वृक्ष के रूप में निरूपित करती है, गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। ये हमने बनाया, ऐसा ही है ये भी। हमने 21,252 लिया, 2 से भाग दिया 10,626 आया, 2 से गुणनखंड फिर भाग दिया 5313 आया, फिर 3 से भाग गया तो 1771 आया, फिर 7 से दिया 253 आया, फिर 11 से किया तो 23 आया। यानी इसके फैक्टर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 ये आए। अब 2 2 कितनी बार? 2 आए, 2 का स्क्वायर लिख दिया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तव में यही कथन सत्य भी है। इस प्रकार इस कथन को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक, अर्थात आधारभूत प्रमेय क्या हो गई? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चाहे इसको समझ लीजिए चाहे इसको समझ लीजिए, ये भी वही चीज की है, ये भी वही चीज की है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हो गई। फिर से समझ लीजिए, आधारभूत प्रमेय में क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं,
अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं क्या होती हैं, 2 3 4 5 6, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 23 बहुत है। तो आपको ये पता है कि एक के अतिरिक्त अभाज्य संख्याएं क्या हैं कि एक के अतिरिक्त प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक या तो भाज्य होता है या अभाज्य होता है। हम धनात्मक पूर्णांक बार बार कह रहे हैं, एक के अतिरिक्त एक को छोड़कर जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे या तो भाज्य होंगे या अभाज्य होंगे। अब अगर भाज्य होते हैं तो भाज्य के अगर गुणनखंड करते हैं और अंततः अगर हम उनके गुणनखंड करते चले जाएं तो हमें लास्ट में उनके जो फैक्टर प्राप्त होते हैं वो क्या प्राप्त होते हैं, अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, यही अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। इस आधारभूत प्रमेय का प्रयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या क्या है इसके, ये संख्याओं के मासा, महत्तम समापवर्तक जिसे एचसीएफ बोलते हैं, तथा लासा एलसीएम, लासा एलसीएम ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। इसको ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। अब एचसीएफ और एचसीएफ कैसे, एलसीएम और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ यानी मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें जो भाज्य अभाज्य संख्या दी होती है जो उसके गुणनखंड करते हैं, और जो दो संख्याएं अगर दी गई हैं या तीन दी गई हैं उनके गुणनखंड करते हैं। उसमें जो कॉमन सबसे छोटी संख्या, जो कॉमन संख्या होती है वो क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। जैसे अगर मैं कह लूँ मासा के लिए आपको 12 और 36 दिया गया, इसका मासा ज्ञात करना है आपको, तो इसका मासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, और फिर 36 के गुणनखंड करेंगे। 36 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा कर लीजिए 36 के 18, 2 नेम 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, 3 गुणा 3 ये हो गए। तो मासा क्या निकलेगा इसका, कॉमन क्या क्या है, 2 है, फिर 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, कितना हो गया, 2 दूनी 4 तियां 12। इसका मासा कितना हो गया, 12 हो गया। अगर लासा लिखना होता है तो जो बचे हुए और गुणनखंड होते हैं उनको भी लिख देते हैं, तो वो हो जाता है लासा। तो लासा और मासा में कुछ संबंध भी हैं। अगर दो संख्याएं दी जाएं, लासा मासा में रिलेशन क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, माना दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं ए व बी हैं, तथा मासा एच और लासा एल है। तो इनमें क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, यानी ए गुणा बी बराबर एच गुणा एल। ठीक, मासा गुणा लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें से कोई तीन आपको दिए जाएंगे, एक निकाल सकते हो। जैसे आपको मासा निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, लासा निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। ठीक, समझ गया भाई। तो ये इनमें रिलेशन भी है, संबंध निकालने के लिए कोई तीन दिए जाए तो। इसके बाद हम इसके आपको सवाल कराते हैं एक दो। सही, देखिए एक हमने एग्जांपल लिया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो कैसे करेंगे एलसीएफ एलसीएम ज्ञात, इनका वही गुणनखंड वृक्ष की तरह से ले लेते हैं, 2 गुणा 3, और 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5, और इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, जो कॉमन है कितना हो गया, 2, ये हो गया इसका एचसीएफ। और अगर इसका आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो रहेंगे सब, कॉमन एक बार रहेगा, ये वाला 2 रहेगा, ये 3 रहेगा और ये 5 भी रहेगा, यानी सारे रहेंगे, जो कॉमन है वो एक बार रहेगा। तो 2 दूनी 4, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15 चौका 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। इसी आधार पर एक क्वेश्चन और,
या अब आप इसके क्वेश्चन हल करिएगा, जो ना आए वो हमसे पूछिएगा, ठीक है। या कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके हमसे पूछें, ठीक है भाई।